Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about directive principles of state policy. The mode of discussion would be Hindi as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी के साथ। देखिए आज के डिस्कशन के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होंगे इंट्रोडक्शन डीपीएसपीज का, उसके बाद फीचर्स, क्या क्या मेन फीचर्स हैं डीपीएसपीज के, क्लासिफिकेशन की सारे के सारे जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी गवर्नेंस के अंदर, एंड क्रिटिसिजम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद देम एंड व्हाई डीपीएसपीज आर क्रिटिसाइज्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। DPSPs are the principles that aim at ensuring socio-economic justice to the people and establishing India as a welfare state। तो क्या है DPSP? DPSPs जो है वो इंश्योर करते हैं सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में और इंडिया को वो एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट अ वेलफेयर स्टेट इज। क्या होता है वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट इज द स्टेट इन विच स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब एक ऐसा स्टेट जो प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन के कौन से राइट्स को, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को, तो इसको बोलते हैं हम वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपीज का जो मेन मोटो है वो यही है कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस और वेलफेयर स्टेट बनाना इंडिया को। दे आर enshrined इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 के अंदर इनको एंश्राइन किया गया है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद है सोर्सेज। देखिए हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये डीपीएसपी का कंसेप्ट है ये हमने लिया था आयरलैंड से, प्राइमरीली जो कंसेप्ट एज ए कंसेप्ट। दूसरा हमने कुछ हिंट्स ली थी, वो ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें एक कंसेप्ट था IOI, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट वर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स थे उनको गवर्नेंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इस तरीके से वहाँ पे गवर्न करोगे। उसके बाद है जो तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अभी मानूंगा इस डिस्कशन का कारण ये है क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो बुक्स में दी हुई हैं, बट दिस इज़ नॉट डिस्कस्ड मच। सो सप्रू रिपोर्ट जो है, दैट इज़ तेज बहादुर सप्रू, 1945 के अंदर ये रिपोर्ट आती है। तो कुछ चीज़ें हमने इस रिपोर्ट से ली हैं। तो जो 3 मेजर रिसोर्सेज हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ से हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया है, वो है नंबर 1 आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड सप्रू रिपोर्ट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डीपीएसपीज। व्हाट आर द फीचर्स? तो आइए डिस्कस करते हैं। दे आर आइडियल्स फॉर द स्टेट विच इट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज। वो आदर्श हैं किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट मतलब जो एक सरकार कह सकते हो या फिर एक देश है। स्टेट जब कानून बनाए तो इन आदर्शों को ध्यान में रख के कानून बनाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डीपीएसपीज एम एट रियलाइजिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपीज का जो मेन एम है वो रियलाइज करना क्या क्या? जस्टिस, तो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की तो ये खुद ही बात करते हैं। लिबर्टी, ठीक है भाई, मतलब उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी किसके बारे में बात कर रहा है? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहा है कि सोशली कास्ट क्रीड के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्टेट ऐसे लॉज बनाए जिससे ये जो डिफरेंसेस हैं ये कम से कम हो। ठीक है। फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा हो लोगों का।
ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे डीपीएसपीज का मेन मोटो कि इन सारे जो मोटो हैं इनको रियलाइज करना, इनको अचीव करना। नेक्स्ट है डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इफ स्टेट फेल्स टू डिलीवर दीज ऑब्लिगेशंस वन कैन नॉट गो टू कोर्ट। मतलब अगर स्टेट ये पूरा नहीं कर पाता है तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहे हैं तो। और इन केस ऑफ डीपीएसपी यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। Next point is DPSPs can be used by judiciary in examining and determining the constitutional validity of laws. देखिए, आप इनके डिलीवरी में अगर फेलियर हो जाता है then you cannot go to court, but court can take help of DPSP if they are not able to properly interpret the law. जुडिशरी जो है डीपीएसपीज की मदद ले सकती है किसी भी लॉ को एग्जामिन करते टाइम, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वेदर दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और दैट जुडिशरी शुड डिक्लेयर इट वॉइड। तो ये चीज डिसाइड करते टाइम कोर्ट डीपीएसपीज की मदद ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर गुड वेपन फॉर अपोजिशन टू डिस्क्रेडिट द करंट गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट एक्ट्स कॉन्ट्रेरी टू डीपीएसपीज। अब डीपीएसपीज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है तो अपोजिशन जो है उसके लिए वो एक हथियार की तरह काम करेगा। वो लोगों के बीच में उस बात को लेके जाएंगे कि भाई आपकी जो करंट गवर्नमेंट है वो तो डीपीएसपीज के अंदर जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे काम नहीं कर रही है, तो अगली बार आप उनको वोट मत देना। Next point is DPSPs are positively worded directions to the state. मतलब क्या हुआ इस बात का? इस दो तीन चीजें होती हैं, एक स्टेट मस्ट डू और स्टेट मस्ट नॉट डू। ये जो है वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि स्टेट ये करेगा और ये नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है स्टेट तो the individual can approach court to do that or to stop the state not to do that. But DPSPs की जब बात आती है तो DPSPs में क्या है कि state should do this, कि ऐसा करना चाहिए स्टेट को। मस्ट क्यों नहीं लगाया? इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक बैरियर्स। स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जैसे एक ही है भाई सबको शिक्षा मिले, ठीक है, तो स्टेट के पास इनिशियली शुरू में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सबको शिक्षा वो फ्री में दे दे। लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते गए, जो राइट टू एजुकेशन है उसको एक डीपीएसपी से क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े स्टेट अपना जो है जो डीपीएसपीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे काम करता रहता है। Next is, after independence, efforts are made by successive governments to implement various DPSPs. For example, all states have passed land reforms to implement Article 39. देखो DPSP क्या बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। अब हो नहीं रहा ना, ये होना चाहिए। अब इस होने चाहिए को हो रहा है में कैसे कन्वर्ट किया जाए? लॉ बना के। जैसे आर्टिकल 39 ये कहता है कि जो लैंड है वो किसी मतलब एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं होनी चाहिए और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया? लगभग सभी स्टेट्स की सरकारों ने लैंड रिफॉर्म्स लॉज पास किए ताकि लैंड जो है एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्शन के पास ना रहे, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। तो होना चाहिए को होने में कैसे कन्वर्ट किया? लॉ बना के, ठीक है। सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीपीएसपीज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ
डीपीएसपीज। डीपीएसपीज जो है उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और समझने के लिए हम इसको फोर्थ को भी ऐड करेंगे साथ के साथ। जो पहली 3 कैटेगरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। कुछ जो है सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के हैं, कुछ गांधीयन के हैं, और कुछ लिबरल और इंटेलेक्चुअल के हैं। हालांकि ये अलग अलग नहीं है। जैसे मान के चलो कोई आर्टिकल है, उसमें आधा जो पार्ट है वो सोशलिस्टिक हो सकता है और आधा पार्ट गांधीयन आइडियोलॉजी का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलिस्टिक जो डीपीएसपीज हैं उनकी। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि ये आपकी वर्ड ही बता रहा है, सोशलिस्टिक डीपीएसपीज। द डीपीएसपीज विच रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करे उसको हम सोशलिस्टिक डीपीएसपीज। क्या होती है सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी? इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल करे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे कि मान के चलो किसी टाइप की फैक्ट्री है, तो कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं है वो, या तो स्टेट डायरेक्टली उसको अपने अंडर ले रखा है, या इनडायरेक्टली वो ऐसे लॉज बनाता है कि प्राइवेट जो लोग हैं उनका सिर्फ मोटो प्रॉफिट रहता है, तो उनके हाथ में चीजें ना जाएं, वो टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट करता रहे। सो दैट इज ए सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी। इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। भाई सोशलिस्टिक डीपीएसपीज हैं, उनका जो मेन एम है वो क्या है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना टू इट्स सिटीजन्स, सो दैट स्टेट कैन फुलफिल द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट क्या होता है मैंने आपको बताया, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स। कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47. Next is Gandhian DPSPs. The DPSPs that reflect the ideology propagated by the Gandhi during national movement. जब हमारा जो आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे गांधी की कुछ आइडियोलॉजी थी, जैसे कि मान के चले गांव के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नॉन वायलेंस। तो इस तरीके के जो आइडियल्स थे गांधी जी के, उनको इन डीपीएसपीज में रिफ्लेक्ट किया गया है, और स्टेट को ये बताया गया है दैट स्टेट शुड इंक्लूड दोज आइडियाज ऑफ गांधी वाइल मेकिंग लॉज। कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड आर्टिकल 48। तो हमारा जो आर्टिकल 40 है फॉर एग्जांपल क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो ये हमारे कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल लिबरल डीपीएसपीज। द डीपीएसपीज विच रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50, 51, ये जो हमारे आर्टिकल्स। अब देखो आर्टिकल जो है बार बार दोबारा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं कि जो एक पर्टिकुलर उसका कुछ पार्ट जो है वो एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। न्यू डीपीएसपीज। जो डीपीएसपीज ऐड किए गए हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद, तो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39F, 39A, 43A, 48A, ये जो है आफ्टर 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए थे। नाउ डीपीएसपी इज आउटसाइड पार्ट 4, वो डीपीएसपी जो पार्ट 4 से बाहर हैं। दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 350A, 351 एंड 355। आर्टिकल 350A क्या कहता है? आर्टिकल 350 ये कहता है that state should provide adequate facilities for instruction in mother tongue at primary stage to children of linguistic minorities। जो linguistic minorities के बच्चे हैं उनको
प्राइमरी स्टेज तक, मतलब 5वीं तक मदर टंग के अंदर उनकी जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. सो दीज वर सम DPSPs विच आर आउटसाइड पार्ट 4. इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस DPSPs का. DPSPs mention protection of women, environment, conservation, rural growth, development, decentralization of power, uniform civil code, etc. And they are very essential for a state to grow. And they are also very essential to make India a welfare state. मैंने आपको पहले भी बताया है वेलफेयर स्टेट के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्दो they are non-justiciable but they provide guidelines to the government for its functioning. बेशक से आप अगर उनका डिलीवरी पे वो फेल होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर वो गाइडलाइंस हैं स्टेट को कि जब आप कानून बनाओगे तो इन आदर्शों को ध्यान में रखना है, और दे कैन मेक अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग बेटर. DPSPs are supplementary to the fundamental rights. देखो, fundamental rights are important for political democracy and DPSPs are important for social and economic democracy. Directive principle of state policy make it possible for people to measure worth of government and its working. Yes, जब वो वोट मांगने आते हैं तो जो DPSPs के अंदर जो टारगेट्स हैं उनका सारा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है तो लोगों के पास ये एक मेजर, एक पैमाना रहता है कि भाई क्या वो इस पैमाने पर सरकार खरी उतरी कि नहीं उतरी, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ DPSPs. Why DPSPs are criticized? First, violation of DPSPs cannot be challenged in court. भी अगर DPSPs को implement नहीं किया जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो. Second is several directives lack clarity. They have been repeated at different places. ये तो है ही भाई कि भाई ना तो उनको ऑर्डर में लगाया है, कहीं पे जंप कर रहे हैं, एकदम से गांधीयन आ जाता है, एकदम से सोशलिस्टिक आ जाता है, या दोनों को मिक्स कर दिया गया है, और कहीं पे वो रिपीटेड हैं, मतलब वही बात एक आर्टिकल में हो रही है, वही बात दूसरे आर्टिकल में हो रही है. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ DPSPs आर बेस्ड ऑन ओल्ड एंड फॉरेन फिलोसफी. ये देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ, जो फिलोसफी ली थी बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी. DPSPs क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. ये देखो, एक तो ये पहला ही पॉइंट कह रहा है कि अगर DPSPs का वायलेशन होता है आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन दूसरा देखो, अगर सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, स्टेट को DPSPs इंप्लीमेंट करना मस्ट है स्टेट को. अब आप तो करे ना करे, लेकिन स्टेट को अगर सेंटर डायरेक्ट करता है तो मस्ट हो जाएगा. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. आर्टिकल 356 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इमरजेंसी. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं. So this was all about DPSPs. We will make another video on this topic. Today's video was only about an overview of DPSPs. So thank you for watching.